चलिए इस वीडियो भाग 2 में हम आरएससीआईटी के आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जो महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसका हम फास्ट रिकैप कर लेते हैं। तो आपने उम्मीद करते हैं हमारी आरएससीआईटी की थ्योरी के फास्ट रिकैप की क्लास फर्स्ट को आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हम ऊपर आपको लिंक दे रहे हैं, आप वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसी वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे सेकंड वीडियो का, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, जिससे कि 1 घंटे के अंदर आपका जितना भी कंटेंट है पूरा 2 वीडियो में कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम कवर करते हैं डिजिटल भुगतान एंड प्लेटफॉर्म के बारे में कि डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म का ये जो कंसेप्ट है ये क्या कहता है। तो यहाँ पे डिजिटल भुगतान का मतलब है आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं या किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो वो फिजिकल आधार पे ना होके डिजिटल आधार पे आप ले रहे हैं। डिजिटल मतलब कि जैसे आप फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, इस तरीके से अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो उसको हम पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे हम डिजिटल भुगतान के माध्यम से माना जाते हैं। और डिजिटल भुगतान में सबसे बड़ा रोल होता है ऑनलाइन बैंकिंग का। जैसे नाम से पता लग रहा है ऑनलाइन बैंकिंग मतलब जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटी है वो सारी की सारी बैंकिंग एक्टिविटीज ऑनलाइन आधार पर होगी। ऑनलाइन बैंकिंग के आधार पर वो होगी मतलब कि आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ही सेविंग अकाउंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप अपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सारा का सारा मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने भी वित्तीय ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑनलाइन बैंक के माध्यम से ही किए जाने लग गए। जैसे कि मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन बिल, डिपॉजिटरी पेमेंट, ये सारा जो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। मतलब आपके जो बैंक हैं, बैंक भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधाएं दे रही है। अपने एक ब्रांच से आप पैसा दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं या ग्राहकों को जाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, जो हम काम कर पा रहे हैं, ये ऑनलाइन बैंकिंग के कारण ही कर पा रहे हैं। ऑनलाइन जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपके पास हर एक ट्रांजेक्शन पे ओटीपी आता है। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी टोटली पूरी तरह से सिक्योर रहता है। आमतौर पर जो ओटीपी होते हैं या तो 6 डिजिट में आपको मिलते हैं या 8 डिजिट पे मिलते हैं। मोस्टली जब आप ऑनलाइन कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर एक ओटीपी आता है। ओटीपी को वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, जिससे कि ये सिक्योरिटी हो जाती है कि जिसको भी आप देना चाह रहे हैं, जिससे भी आप पैसा लेना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल जो एड्रेस है वो बिल्कुल प्रॉपर है। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन बैंकिंग की बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो आप इसके माध्यम से आपके जितने भी बिल हैं उनका पेमेंट कर देते हैं। आप अपने बैंक में जाकर आसानी से पैसा जमा करा सकते हैं। आजकल तो बैंक के कियोस्क के माध्यम से भी आप पैसा जमा करा देते हो, उसमें भी आपके ओटीपी का काम होता है और ऑनलाइन बैंक में पैसा जमा हो जाता है। अगर आपको किसी को पैसा भेजना होता है तो आप निफ्टी, आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर पाते हो। अगर आपको किसी को भुगतान करना है, पुरानी कोई भी आपकी हिस्ट्री है या पेमेंट आपके स्टैंड बाय खड़े हैं, तो आप उसको इमीडिएटली ऑनलाइन माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो टोटली ऑनलाइन के माध्यम से पेपरलेस बैंकिंग का ज्यादा उपयोग होने लग गया। मतलब पेपर्स का बहुत ज्यादा कम होता है, सीधा सारा स्टेटमेंट्स आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री ले सकते हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बैंक के साथ आपने कनेक्टिविटी है, बैंक में आपने एफडी अकाउंट खोल रखा है, आरडी अकाउंट खोल रखा है, बैंक की आरडी और एफडी पे कितना इंटरेस्ट बन गया, टीडीएस कितना बन गया, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको ऑनलाइन बैंकिंग बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप अपना समय का बचत कर पाते हैं और अपने मोबाइल से आसानी से देख पाते हैं कि आपके पास कितना फंडिंग है, कितना आपको ट्रांसफर करना है। वहीं अगर बात करें कि आपको किसी भी तरह का लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे बहुत सारी फाइनेंशियल लोन्स हैं जो आपको इमीडिएटली 5-10 मिनट में आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। ऑनलाइन ही सारा रजिस्ट्रेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं और उसके सबमिट के बाद आपके विदिन 5 या 10 मिनट्स के अंदर आपका पूरा फंड आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग कितनी पावरफुल होती जा रही है और किस तरीके से आप उसका यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप जब बैंक में जाते हैं तो कितने प्रकार के अकाउंट आप ओपन कराते हैं। तो देखिए, बैंक में जब आप जाते हैं तो 2 तरीके के टाइप्स अकाउंट हो सकते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स, एक होता है टाइम डिपॉजिट्स।
डिमांड डिपॉजिट की बात करेंगे तो दो अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट नॉर्मली सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जो आप और हम नॉर्मल जो पर्सन है वो बनाते हैं। और करंट अकाउंट बिजनेस के लिए खोला जाता है, जिसमें बहुत दिन में कितनी बार भी ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के माध्यम से या फिर बिजनेस की जो इनकम है उसको अगर आप फिक्स टाइम पीरियड में डिपॉजिट करा देते हो तो वो फिक्स एफडी अकाउंट की तरह काम करता है। और रिकरिंग का अकाउंट की अगर हम बात करें तो आप डे टू डे, डेली की डेली कुछ एक सर्टेन अमाउंट बैंक को जमा कराते हैं। तो इस टाइप के जो अकाउंट होते हैं उनको रिकरिंग अकाउंट कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना जनधन खाता, प्रधानमंत्री जी ने हैबिट को, डिपॉजिट हैबिट्स को बढ़ाने के लिए शुरुआत की थी 2014 के अंदर, जिसके अंदर सभी के बैंक खाते आसानी से खुलवाए गए। जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए बैंक खाते खुलवाए गए, जिससे कि वो अपनी जितनी भी सेविंग वो बैंक में जमा कराएं, उनकी एक हैबिट बने। तो ये जो जनधन खाता था बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे अकाउंट्स देश में खोले गए। इसी क्रम में राजस्थान स्टेट ने भी अपना एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चलाया, भामाशाह सक्षम बैंक खाता। ये योजना 2008 में राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली बेनिफिट देने के लिए, कि जिसको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए उसी के अकाउंट में डायरेक्टली मिले, जिससे कि वो डायरेक्टली उसका बिचौलिया हट जाए, जिससे कि डायरेक्टली उपयोग कर पाए पैसों का। तो इसको प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने भामाशाह सक्षम बैंक खाता खोला। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनधन खाता खोला, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान जो हम करते हैं उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और हम कौन कौन से माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके का उधार खाता होता है जो हर बैंक आपको देता है। आपकी लिमिट के आधार पे, आपकी क्रेडिटेबिलिटी के आधार पे आपको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है, जिस कार्ड के माध्यम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि आपको 40 से 50 दिन की उधार बैंक द्वारा दी जाती है और उसके माध्यम से आप आसानी से, जैसे डेबिट कार्ड होता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड का एक फॉर्मेट होता है जिसमें टोटल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे आपका नेम होता है, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट होती है और जस्ट इसके पीछे सीवीवी कोड होता है जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन आप कर पाते हैं। तो एक तरीके से क्रेडिट कार्ड टोटली उधार की तरह काम करता है। वहीं अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो जो आप पैसा बैंक में जमा कराते हो उसको कभी भी आप एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो जिस माध्यम से आप निकालते हैं, जिस कार्ड, डिजिटल कार्ड के माध्यम से जो निकालते हैं उसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं। तो डेबिट कार्ड में आप पैसा जब निकालते हैं तो वो आपका खुद का पैसा होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको क्रेडिट देता है, जब आप 40-50 दिन में उसका उपयोग करके आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर उसका चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। आप ये मान सकते हैं 24 से 32% तक का कंपाउंड चार्जेस लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए डेबिट कार्ड सिक्योर माना जाता है कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड खर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं बात करते हैं रुपए। रुपए एक बेहतरीन पेमेंट गेटवे है जो कि भारत सरकार ने बनाया है, जिसके अंदर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का साथ लिया उन्होंने, और उसके कारण बाद आप देख पा रहे होंगे जितने भी आप कार्ड आ रहे हैं उसमें रुपए का जो संस्करण है वो लिया जाता है। तो इस तरीके से रुपए कार्ड के माध्यम से भी आप पैसों का ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। वहीं बात करें नेट बैंकिंग भुगतान, मतलब कि बैंक के माध्यम से, बैंक के पोडियम का उपयोग करके भी आप अपने बैंक का जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब नेट बैंकिंग के उदाहरण है। वहीं आप पेट्रोल पंप भराने जाते हैं, पेट्रोल भराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो पर्सन होता है उसके हाथ में एक पीओस होता है, जब आप अपना कार्ड निकाल के देते हैं तो उसको स्वैप करता है और आपका पैसा कट जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होती है। तो इस तरीके का भी एक बेनिफिट आपको पेमेंट सिस्टम में मिल जाता है। और आप सबसे ज्यादा प्रचलन में होने वाले मोबाइल वॉलेट हैं, जैसे पेटीएम आप यूज करते हो, एसबीआई बडी, फ्री चार्जेस, मोबाइल विक, फोन पे, इतने सारे मोबाइल वॉलेट हैं जिसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर पाते हो। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है कुछ पेमेंट्स मेथड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस की, जो आपका चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। तो आप जैसे बहुत ज्यादा आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चालू कर दिए, पहले इतनी डिमांड नहीं थी, अब आप आसानी से कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल उठाते हैं, उसको सर्च करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे आपको चीजें मिलती है, आप उसको खरीदारी कर सकते हैं। तो जो ये उत्पादन जो होता है, जो उत्पादक करते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं। ये किसके माध्यम से पहुंच पा रहे हैं? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से। तो ये इंटरनेट पे बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कितना डे टू डे सेल कर पा रहा है, कितने ज्यादा सब कुछ उसके ऊपर अवेलेबल है। आप जो चीज चाहें एक क्लिक में आपको मिल जाती है।
तो ऑनलाइन शॉपिंग भी ई कॉमर्स का पार्ट है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन से कुछ चीजें खरीदते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन टिकटिंग बुक करते हैं, ये सब ई कॉमर्स का ही पार्ट है, क्योंकि आप एक पार्टी से कुछ खरीदते हैं और आपके यहाँ से पेमेंट जाता है। तो इस तरीके से ये ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ई टाइप ऑफ ई कॉमर्स कौन कौन से होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले B2B की। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। इसके नाम के अनुसार जो जितने भी ई कॉमर्स हैं वो दो व्यवसाय, मतलब दो बिजनेस के बीच के जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों से संबंधित होता है। जैसे अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है और दूसरी कंपनी को बेचना चाह रही है, तो उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको हम B2B बोलेंगे, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस। वहीं अगर बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स की बात करेंगे तो इसमें एक बिजनेस क्या करता है, जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम जो करते हैं उनको डायरेक्टली किस तरीके से पहुंचाए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो B2C का मॉडल यूज कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें C2B का मॉडल, तो मतलब ये लेन देन जो होता है वो B2C का टोटली अपोजिट होता है। इसमें मतलब क्या होता है कि लेन देन जो होता है वो कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में होता है। मतलब कि एक कंज्यूमर एक वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट देता है और कंपनी इसके लिए सही कीमत पर वेबसाइट बना देने के लिए ऑफर करती है। जैसे मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए को अपने बिजनेस के अंदर कोई वेबसाइट बनानी है, मतलब कस्टमर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को बोल रहा है भैया मेरी वेबसाइट बना के दो, मतलब जो कि बिजनेस है। तो अगर इस तरीके का जो मॉडल है जिसमें बिजनेस कस्टमर के या कंज्यूमर के डिमांड पे कोई चीज बना के दे रहा है, तो वो C2B का उदाहरण है। इसी क्रम में, इसी ई कॉमर्स के क्रम में राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान ऑनलाइन स्टोर बनाया, जिसकी पहल थी कि ई बाजार पोर्टल शुरू करना, जिसमें कि व्यापारी जितने भी हैं वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, वहां से वो अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आगे और टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है C2C, मतलब कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो कंज्यूमरों के बीच में होती है। जैसा आपने नाम सुना होगा eBay या OLX, जिसमें आपकी कोई भी जो चीज है आप बेचना चाहते हो, डायरेक्टली कस्टमर्स को देखना चाहते हो या कंज्यूमर को डायरेक्टली करना चाहते हो, तो एक पोर्टल बन जाती है जिसमें डायरेक्टली कंज्यूमर टू कंज्यूमर इंटरेक्शन होता है। तो इस टाइप का जो कॉमर्स होता है वो आपका कॉमर्स टू कॉमर्स या बोलते हैं C2C माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी बिजनेस हैं, मतलब इस प्रकार की कंपनियां आती है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ऑफर करती है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बना रही है तो अगर उस प्रोजेक्ट के रिलेवेंट जो भी वस्तुएं उनको चाहिए, कोई भी सर्विसेज चाहिए जो बड़ी मात्रा में होती है, उन सभी को प्रोवाइड करने के लिए जो होता है उसे बोलते हैं B2C। इसी तरह कंज्यूमर टू गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो उपभोक्ता होता है या सरकार होती है, इन दोनों के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन शामिल होते हैं, जैसे कोई टैक्स का भुगतान करना, कोई भी स्कीम आई उसका बेनिफिट देना, ये सब चीजें जो होती है वो C2Z मॉडल के अंदर फॉलो की जाती है। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स में ही ऑनलाइन वेबसाइट्स। दुनिया भर की वेबसाइट्स आपके सामने अवेलेबल है। हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेट से इमेज लेके आपके सामने रखी है। आप देख सकते हैं कितने सारे मॉडल्स अवेलेबल है। मिंत्रा अवेलेबल है, eBay अवेलेबल है, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स है। अमेजॉन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, तो ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग है। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें सोशल नेटवर्क की, तो सोशल नेटवर्क जो सपोर्ट करता है वो सोशल नेटवर्क एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक दूसरे के साथ जोड़ने तक आप बोल सकते हैं उपयोग में लिया जाता है। इसमें अधिकतर लोग अपने एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो ये कह सकते हैं जो सोचते हैं, जो उनकी डेली दिनचर्या है उसको शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सी कंपनीज आजकल अपने मार्केट्स को, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने लग गई, जिसके लिए वो सोशल नेटवर्क बनाते हैं। सोशल नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एक्सपोजर्स मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज बिजनेस अपने आप को ग्रोथ कर पा रहा है। तो पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करेंगे, जैसे फेसबुक आप लोग भी यूज करते होंगे, ये इसका डोमेन हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे की प्रोफाइल से कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फॉलो करते हैं और एक दूसरे की कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें फोटो, मीडिया, वीडियो मीडिया आदि को शेयर करते हैं। वहीं बात करेंगे इंस्टाग्राम यूथ में बहुत ज्यादा फेमस है। वो अपनी जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी मार्केट्स में जो ट्रेंड चल रहा है उसको इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है यूथ के माध्यम से। तो जो भी अपनी विचारधारा है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से यूज किया जाता है। इसके वेब एड्रेस भी हमने आपको रखा है।
बात कर लेते हैं पिन इंटरेस्ट की। तो पिन इंटरेस्ट भी आप अपने जो यूनिक क्रिएटिविटी है, या भी कह सकते हैं आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी कोई यूनिक क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहते हैं, तो आप पिन इंटरेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने जो टॉप क्लास के वीडियोज हैं, एजुकेशन वीडियोज है, आपका एंटरटेनमेंट, जो भी आपका टैलेंट है उसको एक्सपोजर करने के लिए आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं। और आप ट्विटर को भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी बातों को रख के शेयर कर सकते हैं और लोगों को उस पर टैग कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो ट्विटर है, जिसका नाम अब एक्स हो गया, जो एक्स का सिंबल से इंडिकेट होता है, ये याद रखिएगा, एक्स से इंडिकेट होता है। आजकल इसको बदल दिया गया है इसका सिंबल। पहले एक चिड़िया सी थी, अब उसको एक्स के साथ, तो अब उसको बोला भी एक्स ही चाहता है। तो आप इसको याद रखें। और इसमें 140 कैरेक्टर लॉन्ग मैजिक आप यूज कर सकते हो, कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। उसी के बाद बात करें ई लर्निंग क्या होती है, तो बहुत सा ई कंटेंट जिसमें आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बनाए जाते हैं, जिसके अंदर मॉक जिसे बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसका काम 2008 में चालू हुआ था, जो अब बहुत ज्यादा 2022-12 तक तो बहुत है, अब तो बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। तो मॉक में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स अवेलेबल हैं। जो छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी स्तर पे कोर्स करना चाहते हैं तो एडेक्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर वो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए यूडासिटी का यूज कर सकते हैं। कोर्सेरा का भी उपयोग विश्वविद्यालय के कोर्स करने के लिए, जिसमें बेहतरीन कोर्स आपके सामने अवेलेबल होते हैं, तो वो इन सारे के सारे पोर्टल के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ई लर्निंग मॉक ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने भी और राजस्थान सरकार ने भी दुनिया भर के प्रोग्राम्स, अच्छी प्रोग्राम्स बना रखे हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप बात करेंगे राजस्थान सरकार की, तो आजीविका में जो पोर्टल है वो रोजगार को बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई। वहीं राज ई ज्ञान के अंदर आपको राजस्थान सरकार ने शिक्षा स्तर को इम्प्रूवाइज करने के लिए डिजिटल आधार पे बहुत सारे, आपको बोल सकते हैं नॉलेज बेसिस कंटेंट इसमें पढ़े हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा लेना चाहते हैं तो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में भी जाके अपने आप को रजिस्टर करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आपके सामने हम रख रहे हैं। इसी तरह स्वयं पोर्टल भी है। तो ये कुछ नाम आपको देख लेने हैं हमारे इस वीडियो कंटेंट से। ये आपका डिटेल स्ट्रक्चर है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे आया हुआ है, जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वहीं हम बात करेंगे ओपन रिसोर्सेज या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। क्या होता है, नाम से पता लगता है स्टोरेज, मतलब कि जहां आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंटेंट है, उनको आप जहां रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो आप क्लाउड बेसिस पे रख सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा स्थान जो आपको दिया गया है कि आप क्लाउड पे ही, आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं, एक जगह, एक सर्वर का बेस जहां पे बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है, वो गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, इस तरीके के एग्जांपल मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में आपको मिलेगा। और इसी तरह राजस्थान सरकार का राज ई वॉलेट में आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को भी इसमें रख सकते हैं। बात कर लेते हैं जॉब सर्च रजिस्ट्रेशंस के लिए। तो अगर आप अपना जॉब ढूंढना चाहते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप अपनी नौकरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने रिज्यूमो को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उसके वेरिफिकेशंस के लिए डिजिटल सिग्नेचर को भी एफिलेटेड किया गया है कि आप डिजिटल सिग्नेचर से बोल सकते हैं कि इसकी ऑथेंटिकेशन को आप बढ़ा सकते हैं। वहीं राज ई साइन की हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने 2000 अधिनियम के अंदर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंदर ई साइन को एक वैलिड डिजिटल हस्ताक्षर में अधिकृत कर दिया था। तो यहाँ पे आपको राज ई साइन के बारे में भी पता होना चाहिए। वही बात करें कि भारत सरकार या राजस्थान सरकार ने, जब सरकार डायरेक्टली कुछ बेनिफिट देती है अपने सिटीजन्स को, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है जिससे कि उनकी जो भी स्कीम्स है वो डायरेक्टली कस्टमर तक या डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंच सके। जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बैंक ऑफिस प्रक्रियाओं का इंटीग्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस तरीके से प्रोग्राम चलाती रहती है। जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब कोई भी सरकार ने कोई बेनिफिट सिटीजन को दिया है तो उनको पता होना चाहिए उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिला, या बिजनेसमैन को दिया है, या अपने ही एम्प्लॉय को दिया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए किया है, या अपने ही जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय उनके लिए इंटीग्रेशन के लिए। तो गवर्नमेंट भी ई गवर्नेंस के ऊपर बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा नए नए प्रयोग करती जा रही है और पूरा का पूरा काम डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। इसी क्रम में गवर्नमेंट से सिटीजन के बीच में एक बेंचमार्क आप बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो एक तरीके का एक
पुल का जो काम कर रहा है वो कर रहा है ई मित्रा, जो राजस्थान ने 2004 में ई गवर्नेंस के तहत बनाया था, जो आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। बहुत ही ई मित्रा जो चलाते हैं वो बहुत ही आपका सपोर्ट करते हैं। जब आपको आधार कार्ड अपडेशन होता है, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, जो भी आप फैसिलिटीज ले पाते हैं गवर्नमेंट की, वो डायरेक्टली आपको ई मित्रा के माध्यम से मिल जाती है। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर की जो भी फैसिलिटीज है वो ई मित्रा के माध्यम से आपको मिल पाती है। इसी तरह सीधे बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ने भामाशाह योजना 2008 में चलाई गई। भामाशाह योजनाओं को अगर आप एफिलेटेड करना चाहते हैं तो उसको दो माध्यम से कर सकते हैं, ई मित्रा पे जाके ऑफलाइन और खुद से भी ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है तो आप उसके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो वो 5 चरण में आपकी शिकायत का निवारण हो जाता है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद मॉडरेशन होता है, देखा जाता है कौन कौन से डिपार्टमेंट की किससे रिलेवेंट शिकायत है, उसको अलॉटमेंट कर लिया जाता है। विशिष्ट जो अधिकारी है उसका निराकरण करके आपको बता देता है, वेरीफाइड करके आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके ऊपर हमने ये कार्रवाई की है। तो ये जो क्रिया है ये आपको याद रखनी है, ये एक प्रोसेस है जो बनाया गया है। इसी तरह आपको ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य की कमी से निपटने के लिए भी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो राशन की दुकान होती है वो इसी के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। वहीं आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या राजधारा का उद्देश्य ओजीसी मानकों पर आधारित एक पोर्टल को विकसित करना है, जिससे कि आप एक जियोग्राफिकल पोजीशंस को आप देख सकते हैं राजधारा के माध्यम से। सरकार का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भी एक बनाई गई है, जिसका उपयोग आपके जो भी आपकी डिजीज है उसको कवर करने के लिए है कि आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंदर जो भी युवा रजिस्टर्ड होते हैं उनको रोजगार के संबंधित सूचनाएं, रोजगार के संबंधित जितने भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो सब प्रोवाइड इसके अंदर BRSY के अंदर किया जाता है। ये एक टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आपके बुक कंटेंट में भी है, आपके बुक में जो मिली होगी आप उसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी स्कीम्स देती है, स्कीम्स का बेनिफिट देती है, उसी में एक और है SSO जिसे बोलते हैं सिंगल साइन ऑन फैसिलिटीज। राजस्थान के अंदर सिंगल साइन ऑन फैसिलिटीज के माध्यम से आप अपनी मेल आईडी, आप अपने आधार कार्ड से इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद डायरेक्टली आप अपने किसी भी रिलीवेंट पोर्टल पे पहुंच सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशंस के लिए। आपने अगर कोई जॉब फिल करी है आप राजस्थान सरकार के अंदर तो वो भी आप फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं, सब SSO के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक यूनिक आइडेंटिटी आप बना सकते हैं और आपके पास ये होनी भी चाहिए। वही बात करते हैं आधार सर्विसेज के लिए, तो भारत सरकार ने आपकी विशिष्ट पहचान के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आधार कार्ड बनाया गया है, जिसमें आपका 12 विशिष्ट अंक होते हैं। इस 12 विशिष्ट अंक के अंदर आपकी सारी डिटेलिंग इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर देख के जाएं। आगे बात करते हैं वर्किंग विद मोबाइल डिवाइस एंड स्मार्टफोन की। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हैंडलर जो मोबाइल्स होते हैं, जो किस टाइप की आपके मोबाइल्स आप मार्केट में अवेलेबल्स हैं, या आप बोल सकते हैं छोटी जो डिवाइसेस हैं उसके एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया है, जैसे PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, हैंडल्ड PCs, पॉकेट पाम जो हाथ में रहता है, पाम टॉप, सब नोटबुक, टैबलेट्स, ये सब ही छोटे हैंडेड बेस पे डिवाइसेस होती है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक इमेज लिया है, आप इसको देख के जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल को चलाने के लिए, जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरह आपके टैबलेट्स, वीएलएस या स्मार्टफोन को चलाने के लिए भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो मोबाइल OS में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मोबाइल के अंदर इनबिल्ट मॉडेम होता है, सिम मैनेजमेंट होता है, टच स्क्रीन, ब्लूटूथ स्क्रीन, सेलुलर, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFCs, इंफ्रारेड ब्लास्टर, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, स्पीच रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट सेंटर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सारी की सारी सुविधाएं आपको मोबाइल OS के अंदर मिलती है, जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग OS कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड्रॉइड जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया, 2008 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आईफोन के निर्माता एप्पल ने iOS जनरेट किया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा उपयोग में किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको विकसित किया गया। क्रोम OS सिस्टम क्रोम ब्राउजर
के द्वारा क्रोम बुक्स के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। जब हम कोई मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें बेसिक 3 चीजें आपको देखने को मिलती है, ब्लूटूथ, वाईफाई और मोबाइल डेटा। ब्लूटूथ के माध्यम से आप छोटी सी दूरी में अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। वहीं वाईफाई में थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, कनेक्टिविटी दूर से भी आप मैनेज कर सकते हैं। और मोबाइल डेटा के माध्यम से आप मोबाइल के इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो सेटिंग पैनल में मोबाइल के डिवाइसेस में ये सब चीजें मिलती है। अब बात कर लेते हैं आपकी इंटरनेट की सिक्योरिटी की। इंटरनेट की सिक्योरिटी में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की, कि साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है और उसके प्रति जागरूकता क्यों जरूरी है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, उस इंटरनेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें इस तरीके का साइबर सुरक्षा का इंतजाम करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी में जो मेन टर्म्स हैं उन पे हम कंसर्न करेंगे। जैसे हम बात करते हैं टॉर्जन, मैलवेयर, एडवेयर एंड फिशिंग्स। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉर्जन। टॉर्जन ये एक सबसे पुराना हॉर्स के समान का एक वायरस है। ये जो भी जिस भी कंप्यूटर में जाता है उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करता है जिससे कि आपको लगता है कि आप जो भी फाइल ओपन कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है। टॉर्जन सिस्टम को लक्षित करता है और आमतौर पर एक बैकडोर बनाता है जो हैकर्स को एक्सेस देता है। मतलब कि जो भी हैकर्स है वो आ रहा है आपके कंप्यूटर में तो उसको आसानी से किस तरीके से वो एंटर कर सकता है, इसी के लिए टॉर्जन्स को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे हमने इसका बनाया भी है, मेल के थ्रू ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। वहीं मेलवेयर की बात करें, इससे खतरे में वर्म्स, वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर एंड अन्य मेलवेयर शामिल है। ये जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम्स है उसको प्रॉपर वर्क करने नहीं देता। जो आपके डेटा है उसमें जाके एक हिडन इमेज बना लेता है, एक हिडन डेटा बना लेता है, जिससे मेलवेयर कहते हैं। मेल के थ्रू भी ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है। वहीं बात करें एडवेयर, ये भी एक मेलवेयर जैसा ही सबसे विज्ञापन के माध्यम से आप देखते होंगे जब आप इंटरनेट करते रहते हैं तो आपके सामने दुनिया भर के जो एड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और आप उसको गलती से क्लिक कर देते हैं तो एक वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है जिससे कि आपके कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट होने लग जाती है। तो एडवेयर। फिशिंग की जब बात करें, अक्सर जो व्यक्ति जानकारी का जो निर्देश खोलने और उनका पालन करने के लिए, जैसे कि बहुत सी इंफॉर्मेशन है, आपके पैन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, इन सबकी इंफॉर्मेशन जिससे फाइंड आउट होती है वो फिशिंग के माध्यम से फाइंड आउट होती है। उसके बाद बात करेंगे वेब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। वॉच ओएस सिस्टम, ब्लैकबेरी, एलियसोस, फ्यूचिस एंड कायोस। इसे पाम द्वारा विकसित किया गया है, ये एचपी द्वारा खरीद लिया गया था। इसके बाद तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के आपने जैसे देखा यहाँ पे इंटरनेट टीवी के लिए खरीदा गया था। वॉच ओएस एप्पल वॉचेस के लिए विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे एप्पल इंडस्ट्रीज द्वारा वायरलेस गैजेट के लिए विकसित किया गया। इसी तरह ब्लैकबेरी की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च इन मोशन के द्वारा विकसित किया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल्स के लिए डेवलप किया गया। इसी तरह चीन के जाने वाले बिजनेस राजा जैप मा की माँ अलीबाबा द्वारा विकसित किया गया था LISOS। इसमें गूगल द्वारा सरप्राइज प्रोडक्ट के तौर पर विकसित किया गया और इसमें ये लॉन्च किया गया जिसके पोस्ट के जरिए आपको पता चलता था। और इस तरीके से कायाओस ये स्मार्ट फोन के जन्मदाता सेल फोन के लिए विकसित एवं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे काया द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पे आपने देखे कुछ मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे हम और भी मेल वायर, जो हमारा पहला जो बहुत सारे वायरस थे उसी की क्रम में इसको आगे हम जोड़ लेते हैं कि फिशिंग हमको हमने बता चुके। एक व्यक्तिगत जानकारी के बारे में जिसमें आपके जो भी डेटा है उसको हैकर्स ईमेल के माध्यम से निकालने की कोशिश करता है। डैनियल अटैक की बात करें तो डैनियल हमलों में हैंडशेक संचालन के नाम से एक नेटवर्क कंप्यूटर पर भारी पड़ना शामिल है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाल दिया जाता है जिससे कि उपयोगकर्ता कंप्यूटर पे काम करना भारी हो जाता है, बार बार उसके ऊपर एक तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आना चालू हो जाती है। MITM हमलों में हैकर्स खुद को 2 व्यक्तियों के इंटरनेट
लेन देन में हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए इसे मैन इन द बीच हमला कहा जाता है, जिसमें हैकर्स दो पर्सन्स के कम्युनिकेशंस के बीच में अपना कम्युनिकेशंस बना लेते हैं, जिसके थ्रू किसी भी तरह का ट्रांसफर इंफॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं होती है।